हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो जो हम लोग की समावेशी शिक्षा है इसका जो हम लोग का चैप्टर है वो 8वां चैप्टर चल रहा था, जिस जो कि चैप्टर का नाम था समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ एवं ब्रेल लिपि। क्या होता है इसका मैंने पार्ट 1 कल आपको करा दिया था। आज मैं आपको उसका पार्ट 2 कराऊंगी, जो कि आज करा दूंगी। तो आप लोगों का ये जो 8वां चैप्टर है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, अगर पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, साथ साथ क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलना है और नोट्स बिल्कुल क्रम से बनाते चलने हैं, जिससे आप लोग क्या करो, एग्जाम टाइम आप लोगों को हेल्प हो सके, आप लोग एक साथ पूरा रिवीजन कर सको। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। तो आज का हम लोग का टॉपिक है व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियाँ। क्या होती हैं व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियाँ, इनके बारे में जानते हैं। बच्चों की शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया जाए। क्या कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा पर क्या किया जाए, करके सीखने पर बल दिया जाए। बच्चे को क्या करना है, करके करने के लिए मौके दे रहे, जिससे बच्चा क्या करेगा, करेगा चीज़ों को, और जब करेगा तो फिर वो क्या होगा, सीख जाएगा। अब जो हम लोग की अगली विधि आ रही है वो आ रहा है ह्यूरिस्टिक विधि। ये ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है स्वयं बोलना। मतलब जब कोई चीज़ हम क्या करते हैं, खुद से बोलते हैं, तो ये जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, स्वयं बोलना। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है स्वयं बोलना। इस विधि में बच्चे को अधिक से अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। ये विधि स्वयं में करके सीखने की विधि है। क्या है, स्वयं में करके सीखने की विधि है। कौन सी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि है, आप लोगों को याद रखना है। फिर अगली विधि आ रही है डाल्टन विधि। ये जो डाल्टन विधि होती है ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इस विधि में सीखने व सिखाने के मध्य एकता स्थापित की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, सीखने व सिखाने के मध्य क्या की जाती है, एकता स्थापित की जाती है, यानी एकजुट होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है विकलांग बच्चों की पुनर्वास योजना। क्या होती है विकलांग बच्चों की पुनर्वास योजना, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी अपनी दृढ़तापूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सफल होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, यानी किसी को शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है, ठीक, मतलब किसी के हाथ में प्रॉब्लम होगी तो किसी के पैर में होगी, कुछ भी मतलब शरीर से क्या होगी, दिक्कत होगी। तो वही कहा गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी अपनी दृढ़तापूर्वक चुनौतियों का सामना करने में सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम है तो ये लोग क्या करें, अपनी जो चुनौतियाँ, इनकी लाइफ में जो भी मतलब कठिनाइयाँ आती ये लोग सामना ना कर पाएँ। तो वही कहा गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी अपनी दृढ़तापूर्ण चुनौतियों का सामना करने में क्या होते हैं, सफल होते हैं, यानी सक्षम होते हैं। अगर इन्हें सही निर्देशित किया जाए तो व्यक्ति की शारीरिक अक्षमताओं के कारण ही शारीरिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनके लिए उनकी शारीरिक अक्षमताएं बाधक नहीं होती हैं, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति की सभी शारीरिक अक्षमताएं सुधारात्मक उपचार प्रणालियों द्वारा पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। उनके लिए पुनर्वास प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं के होते हुए भी उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाने में सहयोग किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि शरीर में किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं वो अपनी चुनौतियाँ, यानी अपनी लाइफ नहीं जी सकता है, मतलब अपने लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता है, यानी अपनी लाइफ में मतलब जो भी चुनौती या जो भी प्रॉब्लम है तो उनका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों के शरीर में किसी न किसी रूप से प्रॉब्लम होती है तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपनी लाइफ की चुनौतियों को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं और उनको समझने में और उनका सलूशन निकालने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य। ये जो भारतीय पुनर्वास परिषद होती है इसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना। क्या कह रहे हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य क्या होते हैं, जिसमें पहला कार्य है वो कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यवसाय के विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना। विकलांग व्यक्तियों का मतलब क्या होता है, जो लोग किसी तरीके से क्या होते हैं, मतलब शरीर में मान लीजिए
किसी भी तरीके से वो कुछ ना कुछ उनको शरीर में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उन्हीं को दिव्यांग बोल दिया जाता है और इन्हीं बच्चों को क्या बोला जाता है, विकलांग बोल दिया जाता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट को पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि देश में सभी संस्थानों में समान रूप से इन मानकों को लागू करना। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्राप्त करना। यानी क्या करें, स्नातकोत्तर मतलब क्या होता है, जो हम लोग ग्रेजुएशन डिग्री होती है ना, तो वही बोला गया है कि इन बच्चों के लिए भी क्या करना है, सब कुछ बिल्कुल समान भाव से करना है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यवसायिकों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रख रखाव करना। इसके बाद जब लोग का अगला पॉइंट आ रहा है पाँचवा, वो क्या कह रहा है, पाँचवा पॉइंट कह रहा है कि देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना, ये सब करना है। अब जो सातवां पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को पंजीकरण करना। ठीक, ये सब करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है अपराधी बच्चों के लिए उपचार की विधियाँ। जो अपराधी बच्चे होते हैं तो जिनके उपचार की विधियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है वातावरण विधि, दूसरा कह रहा है मनोवैज्ञानिक विधि, तीसरा कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक विधि, और जो चौथा है वो कह रहा है विद्यालय की भूमिका क्या होती है, जो पाँचवा वो कह रहा है राज्य की भूमिका क्या है, और जो छठवां है वो कह रहा है वैज्ञानिक विधियाँ क्या होती हैं। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपराधी अवस्था किस एज को कहा जाता है, तो अपराधी अवस्था किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। जो हमारी किशोरावस्था की एज होती है ये कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो ये हमारी होती है 12 साल से लेकर 18 साल तक की। तो वही आप लोगों को याद रखना है कि किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, किशोरावस्था की भी अपराधी अवस्था बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है सुविधा वंचितों की शिक्षा। जिन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है उन लोगों को हम लोग शिक्षा किस प्रकार से देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए पहले उन कारणों के बारे में जानें जिसके कारण बच्चे सुविधाओं से वंचित है, फिर उन कारणों को दूर करें। सुविधा वंचित मतलब यही होता है कि जिन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिससे वो क्या होते हैं, शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो एज ए टीचर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो बच्चे पिछड़े ना, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो मतलब कि जो उनके पास प्रॉब्लम है उसको आप लोगों को क्या करना है, ढूंढना है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, फिर आप लोगों को क्या करनी है, किस प्रकार से आप लोग उनके प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो, इसके बारे में ढूंढना है। तो वही कहा गया है कि सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए पहले उन कारणों के बारे में जानें जिसके कारण बच्चे सुविधाओं से वंचित हैं, ठीक, फिर उन कारणों को क्या करना है, दूर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं कि जो ब्रेल लिपि होती है ये क्या होती है। ब्रेल लिपि का आविष्कार सन 1821 में एक दृष्टिहीन व्यक्ति लुई ब्रेल ने किया, परंतु उनके मरने के बाद ब्रेल लिपि को मान्यता मिली। ब्रेल लिपि का मतलब यही है कि क्या कर रहा है, सबसे पहले तो इसके आविष्कार के बारे में जानते हैं कि इसका जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1821 में हुआ था। और दृष्टिहीन का मतलब क्या होता है, जिसको आँख से दिखाई न देता हो, तो वो लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं दृष्टिहीन। ठीक, तो वही कहा गया कि ब्रेल लिपि का आविष्कार सन 1821 में एक दृष्टिहीन व्यक्ति लुई ब्रेल ने किया, परंतु उनके मरने के बाद ब्रेल लिपि को मान्यता मिली। ब्रेल लिपि को मान्यता कब मिली, जब वो क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिसमें स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। क्या करेगा, जो ब्रेल लिपि होती है ये उभरे हुए कितने अक्षरों पे होती है, 6 बिंदुओं पर होती है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्रेल लिपि होती है ये कितने मतलब कि कितने पॉइंट बिंदुओं पर उभरी हुई होती है। तो ऑप्शन में आएगा 6, 5, 4, 3। तो आप लोगों को याद रखना है कि कितने उसमें होती है, 6 बिंदुओं पर होती है, जिसमें स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। इसमें पढ़ने व लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है, जो लोग आंखों से देख नहीं सकते, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप तथा संकेत आदि तैयार
किए गए हैं। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। भारत की सभी भाषाएं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु इत्यादि इस लिपि के माध्यम से पढ़ी तथा लिखी जा सकती है। किस लिपि के माध्यम से? ब्रेल लिपि के माध्यम से। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ब्रेल लिखना, सीखना, सिखाना। ये ब्रेल लिखना क्या होता है और सिखाना क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रेल लिखने के लिए हम ब्रेल स्टेल या स्टाइलिन या ब्रेलर का प्रयोग करते हैं। हर बिंदु को स्टाइल्स की सहायता से उभरते हुए लिखते हैं। मोटर नर्स को विकसित करके स्टाइल्स पकड़ना सिखाते हैं। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रेल लिपि को लिखना सीखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। इसी तरीके से जो हम लोग का जो 8वां चैप्टर था वो यहाँ से समाप्त होता है, यानी पूरा कंप्लीट हो गया। अब लोगों को जो अगला चैप्टर आएगा वो होगा अब 9वां चैप्टर। 9वें चैप्टर का नाम है समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन और मार्गदर्शन। ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब आज के टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और क्योंकि आप लोगों का चैप्टर भी समाप्त हो गया है तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से फटाफट पूरा रिवीजन करा दे रही हूँ कि आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया। आज की क्लास में मैंने आपको बताया व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियों के बारे में कि व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियाँ क्या होती है। तो बच्चों की शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया जाए, यही हमारी क्या करेंगे, यही करेंगे व्यक्तिगत व कक्षा शिक्षण विधियाँ कि बच्चों को किस पर ध्यान देना है, करके सीखने पर। बच्चे कोई भी कार्य करें तो क्या करें, करके सीखें। फिर मैंने आपको बताया ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में। जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है ये क्या होती है, तो इसका अर्थ होता है स्वयं बोलना। ठीक, स्वयं बोलना किसका मतलब होता है, ह्यूरिस्टिक विधि का। फिर मैंने आपको अगली विधि बताई डाल्टन विधि, ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि विकलांग बच्चों की पुनर्वास योजना ये क्या होती है, इसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बताया। फिर बताया कि अपराधी बच्चों की उपचार की विधियाँ क्या होती है। जो अपराधी अवस्था होती है किस एज को बोला जाता है, तो ये होती है किशोरा अवस्था की एज जो होती है, इसी को बोलते हैं अपराधी अवस्था। इसी एज में बच्चा क्या करता है, मतलब कुछ भी करने लगता है, उसे नहीं पता रहता है क्या है, बस वो ये सोचता है कि जो करना है तो बस करना है, मतलब वो किसी की नहीं सुनता है। जो उसे लगेगा कि हाँ सब मुझे, एक उसके अंदर जुनून सा रहता है कि मुझे ये करना है तो करना है। तो एक आ गया कि इसी को बोला जाता है अपराधी अवस्था। इसके बाद भी मैंने आपको बताया कि सुविधा वंचितों की शिक्षा, जो बच्चे सुविधा से वंचित होते हैं तो उन लोगों को शिक्षा आप लोग किस प्रकार से दोगे। फिर मैंने आपको बताया ब्रेल लिपि के बारे में कि जो ब्रेल लिपि होती है ये क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कि ब्रेल लिखना और सिखाना ये क्या होता है। इसी तरीके से ये सब मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो भी क्या होता है, समाप्त होता है यहाँ से। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा और क्लास भी बिल्कुल क्रम से लेते चल रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो ये सब तो करिए, नहीं तो फिर आप लोग पीछे हो जाओगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या करिए, वीडियो को दोस्तों का शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्लास कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और वहाँ पे क्या होती है, कुछ भी कराई जाती है, कुछ को अटैम्प्ट करिए और अपना आकलन करिए। और वहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, PDF वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, इसलिए आप लोग वहाँ भी ऐड हो जाइए। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।